हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक नई लेसन जिसको संघात कहते हैं उसको समाप्त किया था और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था। तो चलिए आज हम लोग एक नई लेसन का शुरुआत करते हैं जिसे हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा कहते हैं। तो ये लेसन बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए अच्छी तरह से इस क्लास में आप लोग बने रहें और साथ में कॉपी किताब कलम को भी अपने साथ रखें ताकि मैं जो भी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा उसे आप लोग झटपट अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्य। तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखिए कार्य किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्क भी कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं बच्चों। तो ये जो कार्य है बच्चों है ना, ये कार्य हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो कार्य होते हैं उससे अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में कोई भी तरह का काम करते हैं, यहाँ से हम लोग बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम लोग घर में कहते हैं कि मैंने एक काम किया। फिर हम लोगों ने ऑफिस जाते हैं वर्क करने के लिए, चाहे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हम सब वर्क दुनिया में जितने भी तरह के काम मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं है कि नहीं, सबको हम लोग उसको कार्य के अंतर्गत ही रखते हैं, है ना। कोई भी प्रकार का, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई भी कर रहा है तो वो कहता है कि मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। कोई यदि महिला खाना बना रही है तो वो भी कहती है कि मैं खाना बनाने का काम कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि कार्य की एक जो परिभाषा है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में, है ना, मतलब हर तरह के क्रिया का संपादन करना होता है। लेकिन कार्य का परिभाषा हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका परिभाषा और दैनिक जीवन में जो कार्य होती है उनके बीच में बहुत अंतर होता है। तो फिजिक्स में जो हम लोग कार्य पढ़ते हैं बच्चों, उसका डिफिनेशन है ना, एक बल और विस्थापन के आधार पर दिया जाता है। यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वस्तु यदि विस्थापित हो जाती है तो हम लोग कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कि मैंने काम किया, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में बच्चों आज अच्छी तरह से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो कार्य को आप लोग एक नए अर्थ में देखें बच्चों, इसे अपने दैनिक जीवन में होने वाले सभी क्रिया के संपादन से ना जोड़ें, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कार्य कहते हैं किसको, मैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों, है ना। देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, देखिए जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और, है ना, और वस्तु कुछ दूरी से, और वस्तु कुछ दूरी से विस्थापित हो जाती है, और वस्तु कुछ दूरी से विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो लगाया गया बल, तो लगाया गया बल तथा उत्पन्न विस्थापन, उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को, उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं।
समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब हम लोग किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु कुछ दूरी से विस्थापित हो जाती है। तो लगाया गया बल तथा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग इस फिगर में समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है बच्चों और इस पर मैंने F बल आरोपित किया, F बल इसमें लगाया, तो ये वस्तु जो है कुछ दूरी से विस्थापित हो जाती है, वस्तु यहाँ पर चले आती है। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु का विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हुआ बच्चों, इस प्रकार है कि नहीं। तो ये S दूरी से विस्थापित हो जाती है, तो मैंने F बल लगाया और उत्पन्न विस्थापन S हुआ। तो इस दोनों के गुणनफल को हम लोग काम कहते हैं, कार्य कहते हैं, है ना। इसे हम लोग कार्य कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कार्य बराबर क्या होगा बच्चों, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन, है ना। बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं। यही कार्य का डिफिनेशन भी है बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होगा। कार्य का मात्रक, है ना। कार्य का मात्रक हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, है ना। इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जूल भी होता है बच्चों, है ना। न्यूटन मीटर को जूल में भी कहते हैं। तो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में कार्य का मात्रक जूल भी होता है। वहीं यदि हम लोग CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में देखें तो कार्य का मात्रक अर्ग होता है, इसका मात्रक अर्ग भी होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग और भी डिफिनेशन हम लोग इसका जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इसको समझेंगे बच्चों कि मान लेते हैं कि यदि मैंने किसी वस्तु पर F बल लगाया और उसमें जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है वह किसी कोण पर हो। देखते हैं, देखिए यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, देखिए यदि किसी वस्तु पर, है ना, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, है ना, वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा है ना उस वस्तु का विस्थापन, है ना, उस वस्तु का विस्थापन किसी कोण पर हो, विस्थापन किसी कोण पर हो, किसी कोण पर हो, कोण पर हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य किस प्रकार निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, है ना, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने इस वस्तु पर इस दिशा में मैंने एक बल लगा रहा हूँ। ये कोई भी एक वस्तु है, मान लेते हैं कि ये एक कोई वस्तु है जिसको मैंने इस दिशा में बल लगाया, मतलब इसको बल लगाकर मैं खींच रहा हूँ, है कि नहीं, बल लगा करके मैं खींच रहा हूँ, जिससे वस्तु में विस्थापन इस दिशा में उत्पन्न होगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि कोई भी देखते होंगे कि किसी भी सामान को जब हम लोग किसी चीज़ से या डोरी से या धागा से बांध कर जब उसको खींचते हैं तो इस दिशा में हम बल लगाते हैं और उसका विस्थापन जो है सतह के अनुदिश S होता है। तो इसका मतलब है कि आरोपित बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में कोई ना कोई कोण है बच्चों। तो इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस फिगर को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि किसी भी वस्तु को हम लोग मान लेते हैं कि एक धागा से बांध करके उसे मैं खींच रहा हूँ, है कि नहीं, और उस वस्तु में विस्थापन सतह के अनुदिश इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। तो आरोपित बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इस अवस्था में काम क्या होगा, तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि आरोपित बल एक सदिश राशि होता है और उत्पन्न विस्थापन भी एक सदिश राशि होता है। तो दोनों ही सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि का गुना, है ना, उसके दिशा पर भी निर्भर करता है। यदि हम लोग जानते हैं कि कार्य की परिभाषा से कि कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब है कि F और S को गुना करना आवश्यक है कार्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर F की दिशा अलग है और S की दिशा अलग है। सदिश के नियम के अनुसार दोनों की दिशा, है ना, दोनों का
गुणनफल या गुना तभी हम कर सकते हैं जब दोनों की दिशा समान हो। परिमाण का तो गुना होता ही है, साथ में दोनों का दिशा भी समान होना चाहिए। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि f का वियोजित मान या तो हम s की दिशा में ले लेंगे या फिर s का वियोजित मान हम f की दिशा में लेते हैं और दिशा को समान कर लेंगे और हम उसका फिर परिमाण का हम लोग गुना कर देते हैं। तो इसके अनुसार मान लेते हैं, देखिए मान लिया यहाँ पर कि माना किसी वस्तु पर, देखिए माना किसी वस्तु पर, है ना, वस्तु पर F बल, माना किसी वस्तु पर F बल है कि नहीं, F बल उसके F बल है ना, उसके विस्थापन की दिशा से, है कि नहीं, उसके विस्थापन F बल उसके विस्थापन की दिशा से, है कि नहीं, उसके विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर, है ना, थीटा कोण पर लगाया जा रहा है कि नहीं, लगाया जा रहा है। हमने क्या बोला बच्चों कि माना किसी वस्तु पर F बल उसके विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, उसके विस्थापन की दिशा इधर है और उससे थीटा कोण पर उस पर F बल हम लोग आरोपित कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखिए सदिश के नियम के अनुसार कि दोनों का गुणनफल तभी संभव है जब दोनों की दिशा समान होती है। देखिए सदिश के नियम से हम जानते हैं ये चीज़, देखिए सदिश के नियम से, है ना, सदिश के नियम से दोनों की दिशा, है ना, दोनों की दिशा, सदिश के नियम से दोनों की दिशा समान होने पर, समान होने पर ही, है ना, होने पर ही, है ना, सदिश के नियम से दोनों की दिशा समान होने पर ही F और F वेक्टर और S वेक्टर के परिमाण की गुणा किया जा सकता है, के परिमाण का गुणा किया जा सकता है, परिमाण का गुणा किया जा सकता है बच्चों। तो इस सदिश का ये नियम है कि यदि कोई दो सदिश राशि का यदि हम लोग गुणा कर रहे होते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि दोनों सदिश राशि का दिशा भी समान हो, दोनों सदिश राशि का, है ना, दिशा भी समान होना चाहिए। तो इस दिशा को समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि F का वियोजित मान S की दिशा में लेते हैं। देखिए तो दिशा को समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दिशा को समान करने के लिए, है ना, दिशा को समान करने के लिए F का, है कि नहीं, वेक्टर F का वियोजित मान, वेक्टर F का वियोजित मान S की दिशा में लेते हैं, मतलब सदिश S की दिशा में लेते हैं, की दिशा में लेते हैं बच्चों, सदिश की दिशा में लेते हैं। तो हमको किस रूप में प्राप्त होता है, F का वियोजित मान यदि हम लोग S की दिशा में लेंगे तो हमको किस रूप में प्राप्त होता है, आप लोग जानते हैं कि F cos थीटा के रूप में हमको प्राप्त होगा, है ना। आप लोग यहाँ पर भी देखे होंगे कि इसका कंपोनेंट हमको क्या प्राप्त होगा, F cos थीटा। अब देखिए ये F cos थीटा जो ये चीज़ है, वेक्टर F cos थीटा और S वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया बच्चों। तो अब हम लोग इस दोनों का मैग्नीट्यूड को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। किया गया कार्य मतलब वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, देखिए वस्तु पर किया गया कार्य, है कि नहीं, वस्तु पर किया गया कार्य इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड, है कि नहीं, मॉड F, है ना, मॉड F वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और वेक्टर का भी मॉड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड ले लेंगे दोनों का मॉड। तो मॉड में लेने से वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है बच्चों, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, वेक्टर दे या ना दे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा F cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा S cos, है ना, मॉड S। तो अब हम लोग cos थीटा को बाहर करेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया मॉड F मॉड S और ये हो जाएगा cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, आप लोग सदिश पढ़े होंगे बच्चों, तो उस समय आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि यदि कोई दो सदिश का परिमाण का गुना साथ में cos थीटा भी उसके साथ गुणनफल के रूप में मौजूद हो तो दोनों बिंदु
गुणनफल के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ये इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं, एफ वेक्टर है ना डॉट एस वेक्टर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरा कार्य का एक सामान्य समीकरण हो जाता है कि नहीं, ये कार्य का सामान्य समीकरण है। तो लिखेंगे यह कार्य का, देखिए यह कार्य का सामान्य समीकरण है, जनरल फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, यह कार्य का सामान्य समीकरण है। तो इस समीकरण का प्रयोग करते हुए हम लोग किसी भी दिशा में यदि बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम लोग उसका है ना वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो इस फिगर से आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इस फिगर में क्या है कि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह बल उत्पन्न विस्थापन के दिशा के है कि नहीं के साथ थीटा कोण पर था, तो उस अवस्था में जो वस्तु पर कार्य होता है बच्चों, तो वो कार्य मेरा क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा होता है। और हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि दो सदिश का यदि बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि होता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि धनात्मक कार्य किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव वर्क भी हम लोग कहते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना, जिसको हम लोग पॉजिटिव वर्क भी हम लोग कहते हैं। धनात्मक कार्य, देखिए जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, देखिए जब किसी वस्तु पर है ना, जब किसी वस्तु पर है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए है ना, या लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए है ना, तो वस्तु का विस्थापन है कि नहीं, तो वस्तु का विस्थापन जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में हो, है कि नहीं, आरोपित बल की दिशा में हो, आरोपित बल की दिशा में हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा या होता है। तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु का विस्थापन आरोपित बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखिए फिगर के जरिए, जब हम किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, इस पर मैंने एफ बल लगाया और वस्तु का भी विस्थापन इसी दिशा में होता है, तो इस अवस्था में एफ और एस के बीच का कोण कितना होगा, तो देखिए एफ और एस के बीच का कोण है कि नहीं, का कोण 0 डिग्री होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है। जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों की दिशा समांतर है, अतः कोण 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री है तो कॉस थीटा या कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 हो जाएगा। तो कार्य की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री ही है बच्चों, आप देख पा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखेंगे।
तो क्या मिलेगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो डब्लू बराबर क्या मिल गया, आप देख पा रहे हैं, एफ एस। तो इसका मतलब है कि यही धनात्मक कार्य है। मतलब धनात्मक कार्य होने के लिए आवश्यक है कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो विस्थापन आरोपित बल की दिशा में ही होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, हम लोग धनात्मक कार्य हो गया। अब ऋणात्मक कार्य को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जिसको हम लोग नेगेटिव वर्क भी हम लोग कहते हैं। ऋणात्मक कार्य, देखिए जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और विस्थापन क्या होगा, आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में हो, तो उसको हम लोग ऋणात्मक कार्य कहते हैं। देखिए जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु का विस्थापन है कि नहीं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में हो, है ना, तो वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के, है ना, आरोपित बल के विपरीत हो, है ना, आरोपित बल के विपरीत हो, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है ना, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा या होता है ना, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है, जब मैंने इस पर F बल लगाया और वस्तु का विस्थापन ठीक उसके विपरीत दिशा में हो, है ना, तो ऐसे कार्य को ही हम लोग ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बल और विस्थापन की दिशा है के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है, अतः दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में बल तथा विस्थापन, इस स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। तो कार्य की परिभाषा हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, W = FS कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग 180 रखेंगे, है ना। यहाँ पर हो गया कॉस 180 डिग्री और 180 का वैल्यू -1 होता है, अतः ये क्या आ जाएगा, -FS। तो ये ऋणात्मक कार्य आप लोग देख रहे हैं बच्चों। तो ऐसा है ना, एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि हम लोग जान पाएंगे यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक कार्य का उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ऋणात्मक कार्य का उदाहरण, और समझा भी देता हूँ, है कि नहीं। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, स्प्रिंग पर किया गया कार्य, है कि नहीं, या स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, है कि नहीं, स्प्रिंग के द्वारा, है ना, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, है ना, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है बच्चों। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब देखिए होता क्या है कि जब हम लोग स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं, है कि नहीं, मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है बच्चों, इस प्रकार इसको समझने का प्रयास करिए। ये एक स्प्रिंग है, जब इस पर हम लोग खींचेंगे, या स्प्रिंग मान लेते हैं कि किसी एक दृढ़ आधार से बंधा हो, ये एक दृढ़ आधार से बंधा होता है, और जब हम लोग इसको F बल से खींचते हैं तो ये जो स्प्रिंग होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा प्रसारित हो जाता है। प्रसारित होता है होने का मतलब इस प्रकार वो प्रसारित हो जाता है, स्प्रिंग फैल जाता है कि नहीं, स्प्रिंग इस प्रकार फैल जाता है ना। तो अब ये क्या करेगा, स्प्रिंग अपने स्थान पर वापस आने का प्रयास करेगा। जब आप इसमें बल लगाना जब आप बंद कर देते हैं, तब स्प्रिंग में ठीक एक विपरीत दिशा में एक बल काम करता है कि नहीं। आप याद रखिएगा कि स्प्रिंग में आरोपित बल के ठीक एक विपरीत दिशा में बल काम करता है, जिसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। इस बल का नाम होता है प्रत्यानयन बल,
है कि नहीं, इसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये कब उत्पन्न होता है कि जब हम लोग स्प्रिंग पर हम लोग बल लगा करके, है ना, जब उसको प्रसारित करते हैं, जब उसको विस्थापित करते हैं, तो स्प्रिंग अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त करने के लिए आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, जिसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। जरा सा देखिए कि इस प्रत्यानयन बल के द्वारा, जो स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल है, इस प्रत्यानयन बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे? आप देख पा रहे होंगे कि जब जैसे ही हम इसमें बल लगाना शुरू करते हैं, है ना, कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बल इधर और उत्पन्न विस्थापन उसका इधर, मतलब स्प्रिंग का विस्थापन इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है और प्रत्यानयन बल इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है, अतः यहाँ पर कार्य ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रत्यानयन बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है कि नहीं? प्रत्यानयन बल के द्वारा किया गया कार्य, प्रत्यानयन बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझें, ऋणात्मक होता है ना। ऐसा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, है ना, जिससे कि आप लोग, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं बच्चों कि पुली में भी यदि किसी वस्तु को यदि बांध दिया जाए पुली से, मान लेते हैं कि ये एक पुली है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार एक वस्तु को लटका देते हैं पुली में, है कि नहीं। आप लोग इस फोटो को अच्छी तरह से देखें कि पुली में यदि हम एक द्रव्यमान को हम लोग लटका देते हैं, अब हम लोग इस द्रव्यमान को हम लोग जैसे जैसे रस्सी को नीचे की ओर खींचेंगे, नीचे खींचने का मतलब होगा कि इसमें हम नीचे खींचने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसमें हम नीचे की ओर बल लगाते हैं और ये वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित होती है। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि आरोपित बल और उत्पन्न विस्थापन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है कि नहीं, जिसके वजह से आरोपित बल के अधीन, है ना, इस द्रव्यमान का विस्थापन पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आरोपित बल के अधीन, है कि नहीं, आरोपित बल के अधीन, देखिए आरोपित बल के अधीन, आरोपित बल के अधीन द्रव्यमान में किया गया कार्य, द्रव्यमान में किया गया कार्य, है ना, द्रव्यमान में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। द्रव्यमान में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है बच्चों, इस बात को याद रखना है। जैसे कि और एक कार्य है गुरुत्वाकर्षण बल, है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यदि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी गई है और जब उसको हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं, उसको उठाते हैं बच्चों, तो गुरुत्वाकर्षण बल ठीक नीचे की ओर काम करता है और विस्थापन ऊपर की ओर होता है, तो वहाँ पर भी जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है बच्चों। तो ये चीज़ उदाहरण आप लोग देख पाए होंगे। तो चलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होता है कि नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, किया गया कार्य ऋणात्मक होता है बच्चों। कैसे होता है इसको समझेंगे, है कि नहीं। ऋणात्मक होता है कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ज़मीन की सतह है, पृथ्वी की सतह है बच्चों, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही वस्तु को हम ऊपर की ओर उठाने के लिए इस पर आरोपित बल लगाते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर आ जाता है। जब उसमें हम बल लगा करके जब उसको ऊपर की ओर उठाते हैं बच्चों, तो है ना, वस्तु यहाँ पर आ जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें नीचे की ओर एक खींचने की प्रवृत्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण, है ना, उस वस्तु को नीचे की ओर खींचना चाहता है, अर्थात नीचे की ओर वह एक बल लगाता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए नीचे की ओर और उस वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, अतः यहाँ पर भी किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। 3 उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे करके समझाया। एक स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, एक पुली में यदि किसी वस्तु को, है ना, ऊपर की ओर खींचा जाए तो आरोपित बल के अधीन द्रव्यमान पे किया गया कार्य भी ऋणात्मक होता है, और तीसरा नंबर में कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, है कि नहीं, यदि किसी वस्तु को विस्थापित किया जाए तो भी किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो 3 कार्य का यहाँ
यहाँ पर उदाहरण दिए, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं बच्चों जिससे आप ऋणात्मक कार्य को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और जानने का प्रयास करेंगे कि शून्य कार्य किसे कहते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर में हम लोगों को देखना है बच्चों कि शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य, शून्य कार्य इसमें क्या होगा बच्चों कि जब हम लोग किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित ही ना हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। या फिर आरोपित बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन जब एक दूसरे के लंबवत होता है तो भी कार्य मेरा शून्य होता है। तो हमने क्या बोले कि देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2-3 इसका परिभाषा मैं दूंगा कि देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ना, जब किसी वस्तु पर है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन है ना, और वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के है ना, और वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के लंबवत हो है ना, वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के लंबवत हो, आरोपित बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, है कि नहीं। तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे, है ना। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के लंबवत होता है ना, तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है कि नहीं। जब इस वस्तु पर हम लोग F बल इस दिशा में आरोपित करते हैं और वस्तु का विस्थापन नीचे की ओर हो, है कि नहीं, नीचे की ओर हो, है ना, तो दोनों के बीच का कोण आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो इस अवस्था में भी किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, यहाँ बल और विस्थापन है कि नहीं, यहाँ बल और विस्थापन के है ना, बल और विस्थापन के बीच है ना कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, है ना, F है ना डॉट S होता है, अर्थात S कॉस थीटा होता है। तो थीटा के जगह में हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ हो गया एफ एस कॉस 90 डिग्री, है कि नहीं, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्य कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और विस्थापन है ना क्या होगा, उसके है ना लंबवत होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु को अपने सर पर लेकर के यदि है ना चलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं, उदाहरण मैं दूंगा इसका बहुत सारा। देखिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, वो अपने सर पर कोई सामान लेकर के इधर की ओर चलता है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु उस पर नीचे की ओर एक बल लगाता है कि नहीं, mg नीचे की ओर बल लगाता है और उस बल के अधीन ये क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये आरोपित बल इसका F और विस्थापन उसका S, आप देख पा रहे हैं कि दोनों 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कार्य शून्य होगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि यदि कोई भी है ना, कोई भी वस्तु को यदि हम अपने सर पर लेकर के यदि चलते हैं तो कार्य शून्य हो जाता है ना। दूसरी बात है, सीढ़ी चढ़ने की अवस्था में जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पर भी कार्य मेरा शून्य होता है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीढ़ी की स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, सीढ़ी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों। तो आप लोग देखते होंगे कि सीढ़ी मेरा स्लैंट होता है, इस प्रकार होता है, स्लैंट, है कि नहीं। तो स्लैंट होता है तो इसमें स्टेप जो होता है बच्चों, इस प्रकार जो स्टेप बनाए जाते हैं, सीढ़ी में जो स्टेप बनाए जाते हैं इस प्रकार, तो स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बल लगाते हैं, है कि नहीं। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बल लगाते हैं F, और विस्थापन मेरा ऊपर की ओर होता है S।
इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। आप सीढ़ी चढ़ते समय आप देखिएगा कि सीढ़ी का जो स्टेयर सब जो होता है, एक एक स्टेप जो होता है उस पर जो आप बल लगाते हैं तो जस्ट उस स्लैंट हाइट के परपेंडिकुलर आप बल लगा रहे होते हैं, है कि नहीं। जो आपका तिरछा जो सीढ़ी होती है उस तिरछा के आप जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप बल लगाए होते हैं और सीढ़ी के अकॉर्डिंग आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका बल शून्य हो जाता है। तो दो बातें बोलें, जब हम लोग अपने सर पर कोई सामान लेकर के आगे बढ़ते हैं तो किया गया कार्य वहाँ पर शून्य होता है। जब हम लोग सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं तो स्टेयर के प्रत्येक स्टेप में हम लोग उस स्लैंट जो सीढ़ी का जो तिरछा वाला भाग होता है उस पर जो हम लोग बल लगाते हैं वो जस्ट परपेंडिकुलर होता है और उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सारी बातें मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब है ना, जब किसी वस्तु को है ना, जब किसी वस्तु को अपने सर पर है ना, जब किसी वस्तु को अपने सर पर रख कर है ना, रख कर गति करते हैं है ना, गति करते हैं तो कार्य शून्य होता है ना, तो कार्य शून्य होता है बच्चों। समझ में आ गया। दूसरा नंबर में देखिए, जब है ना, जब सीढ़ी पर है ना, जब सीढ़ी पर चढ़ाई किया जाता है या चढ़ी जाती है, जब सीढ़ी पर चढ़ी जाती है ना, चढ़ी जाती है तो है ना, तो सीढ़ी के तिरछा है ना, तिरछी सीढ़ी पर तिरछी भाग पर उसके लंबवत है कि नहीं, उसके लंबवत सीढ़ी के तिरछी भाग पर उसके लंबवत बल लगाया जाता है कि नहीं, उसके लंबवत बल लगाया जाता है, उसके लंबवत बल लगाया जाता है और विस्थापन है ना, और विस्थापन है ना, और विस्थापन सीढ़ी के तिरछे भाग के समांतर या की ओर होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, सीढ़ी के है ना, सीढ़ी के तिरछे भाग है ना के अनुदिश होता है, सीढ़ी के तिरछे भाग के अनुदिश होता है ना, होता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी चीज़ हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि कार्य शून्य कब होता है। जैसे देखिए दूसरा अवस्था है कार्य शून्य होने का कि जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। देखिए जब किसी वस्तु पर है ना, जब किसी वस्तु पर है ना बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और विस्थापन शून्य होता है कि नहीं, और विस्थापन शून्य होता है, और विस्थापन शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, है कि नहीं। तो किया गया कार्य भी है कि नहीं, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, है ना। तो किया गया कार्य भी शून्य होता है बच्चों। जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु पर मैंने F बल लगाया, ये एक वस्तु है, इस पर मैंने F बल लगाया और विस्थापन हुआ ही नहीं, ये वस्तु हिला ही नहीं अपने स्थान से, S बराबर यहाँ पर 0 है, तो कार्य कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू FS cos थीटा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर S इज इक्वल टू 0 है, कार्य हुआ ही नहीं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो यहाँ पर भी मेरा वर्क 0 होगा। अब इसका कैसे होगा, जैसे दीवार पर हम बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं दीवार पर, तो दीवार पर तो बल लगाते हैं लेकिन दीवार विस्थापित नहीं होती, तो वहाँ पर भी मेरा कार्य शून्य होगा। दूसरी बात है बड़े बड़े चट्टानों को जब हम धकेलते हैं, धक्का देते हैं, तो उस अवस्था में भी चट्टान विस्थापित नहीं होती, तो वहाँ पर भी कार्य मेरा शून्य होता है। तो बहुत ऐसी स्थितियाँ होती है जिस पर हम लोग बल लगाते हैं और विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, तो इस अवस्था में कार्य मेरा शून्य होगा। तो आप लोग इसको देख पाए होंगे बच्चों कि कार्य जनरली 3 टाइप के होते हैं।
एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य होता है। इस तीनों कार्य को मैंने आप लोग तक अच्छी तरह से पहुंचा दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और शक्ति को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की शक्ति किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए शक्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहते हैं। शक्ति मतलब हो गया पावर। किसे कहते हैं शक्ति, तो हम लोग इसका परिभाषा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि कार्य करने की, है कि नहीं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है कि नहीं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब होता है, इसका दूसरा परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों की इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ऐसे भी आप लोग इसको परिभाषा दे सकते हैं। या फिर देखिए इकाई समय में किया गया कार्य, है कि नहीं, इकाई समय में किया गया कार्य, है कि नहीं, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है कि नहीं, शक्ति कहलाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं, देखिए माना, है कि नहीं, माना देखिए टी समय में, है कि नहीं, माना टी समय में कोई कार्य डब्लू होता है कि नहीं। माना टी समय में कोई कार्य डब्लू होता है ना, डब्लू होता है। तो इकाई समय, तो एकांक समय में कितना कार्य होगा, तो एक समय में कार्य कितना होगा बच्चों, एक समय में कार्य W/T होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। टी समय में कोई कार्य W होता है तो एक समय में कार्य कितना हो जाएगा, W/T होगा, है ना। तो यहाँ पर एकांक समय, परिभाषा भी जानते हैं कि एकांक समय में कार्य W/T जो हो रहा है उसी को हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, W/T होगा। ये एकांकी नियम से, यूनिटी रूल से आप इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू W/T होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर मात्रक और बीमा देंगे। चलिए मात्रक क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्य का मात्रक अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड। इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग वाट कहते हैं। इसको हम लोग वाट, मतलब जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं बच्चों। तो इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन कैसे लिखा जा सकता है कि नहीं। इसका बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका बीमा हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर कार्य का बीमा कितना होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे mL² T-2, और नीचे में भी आप देख रहे हैं समय है तो यहाँ पर भी एक नीचे में T हो गया। तो इस T को भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, mL² और T-3। यही मेरा, है ना, शक्ति का क्या होता है बच्चों, बीमा होता है। तो चलिए शक्ति को हम लोग देखेंगे बच्चों, इसका और भी व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ने देखा कि कार्य का जो व्यंजक मिला था, कार्य का परिभाषा से हम लोगों को, कार्य के परिभाषा से हम क्या पा रहे थे बच्चों, W इज इक्वल टू क्या मिला था, देखिए W इज इक्वल टू हमको मिला था FS cos थीटा, है कि नहीं। तो ये W का वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे बच्चों तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखिए P इज इक्वल टू W का वैल्यू को यहाँ रख देते हैं FS, देखिए ये cos थीटा और नीचे में बाय हो गया T। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि S/T जो होता है वो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, ये चीज़ को हम लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पर S/T के जगह में हम लोग वेग रखेंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए F भी ये हो जाएगा cos थीटा। तो P इज इक्वल टू, यदि cos थीटा को हटाएंगे तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा F.V। कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु पर हम लोग F बल लगाते हैं और वह वस्तु जिस वेग से गतिशील होता है, दोनों के बिंदु गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, शक्ति कहते हैं बच्चों। देखिए ये किसका परिभाषा इस प्रकार भी दिया जा सकता है, देखिए आरोपित बल, है कि नहीं, देखिए आरोपित बल तथा, है ना, आरोपित बल तथा, है ना, वेग,
है ना, वेग के बिंदु गुणनफल को या बिंदु गुणन को, है ना, वेग के बिंदु गुणन को शक्ति कहते हैं, को शक्ति कहते हैं बच्चों। तो ये चीज़ बहुत आसान डेफिनेशन है इसका। आरोपित बल तथा वेग के बिंदु गुणन को शक्ति कहते हैं। देखिए, इसका शक्ति का अन्य मात्रक भी होता है बच्चों। शक्ति का अन्य मात्रक, है ना, शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है? शक्ति का अन्य मात्रक, देखिए, इसका एक मात्रक HP भी होता है। HP, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा, है कि नहीं? इसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर भी इसको कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसको लिखना चाहेंगे कि HP, तो 1 HP यदि वाट के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 746 वाट के बराबर होता है कि नहीं? तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको, है कि नहीं? तो इसको अच्छा से देखिए। तो ये शक्ति हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग, शक्ति के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो चलिए ऊर्जा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को, है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि कार्य हो रहा है तो ऊर्जा नष्ट होगी ही, है कि नहीं? इसका मतलब है कि जहाँ कार्य होता है ना, जहाँ कार्य होता है वहाँ ऊर्जा नष्ट होती है ना, वहाँ ऊर्जा नष्ट होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ भी कार्य होगा ऊर्जा नष्ट होगी ही। जहाँ ऊर्जा नष्ट होगी, इसका व्युत्क्रम भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ ऊर्जा नष्ट होगा, लेकिन जहाँ ऊर्जा नष्ट होगा वहाँ कार्य होगा। तो इसको हम लोग दो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वहाँ कार्य होगा बच्चों। तो ये दो अलग अलग बातें हैं कि कार्य होता है तो ऊर्जा नष्ट होती है। इसका मतलब जहाँ ऊर्जा नष्ट होगा वहाँ पर कार्य होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे का समान रूप होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि कार्य और ऊर्जा, है कि नहीं, कार्य और ऊर्जा एक ही, है ना, एक ही होता है, एक ही होता है। दोनों एक ही रूप है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही रूप होती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी कार्य होगा वहाँ पर ऊर्जा नष्ट होगी। जैसे कि हम लोग कोई भी यदि काम करते हैं बच्चों तो हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट होती है कि नहीं? तो शरीर से यदि ऊर्जा नष्ट हो रही है तो कोई ना कोई कार्य संपन्न होता है। यदि हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट होती है। तो ये दो बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो देखिए, सामान्यतः ऊर्जा को हम लोग दो रूपों में परिभाषित करते हैं, है कि नहीं? सामान्यतः ऊर्जा दो रूप में परिभाषित की जाती है, एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। उसके बाद अन्य बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, बाद में हम लोग इसका स्टडी भी करेंगे, है ना। तो सामान्यतः ऊर्जा दो रूप में पाई जाती है ना। तो इन सभी चीज़ का स्टडी हम लोग अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन किस प्रकार निकाला जाता है कि नहीं, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन कैसे, व्यंजक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने जाएंगे। तो आज मैं जो आप लोगों को छोटी छोटी बातें आज मैंने बताया है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति का जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आप लोगों को आज दिया है, इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, है कि नहीं। और जो भी तरह का कन्फ्यूज़न यदि होता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स के जरिए क्वेश्चन को मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही क्लास रहेगा। नेक्स्ट, है ना, टॉपिक्स के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। मुझे विदा दें और आप लोग हमेशा पूर्व दिनों की भांति हमेशा मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, ठीक है। इतना ही कहने के बाद मैं आज इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, है ना।
तो आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।